नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यूपी पीजीटी स्पेशल सीरीज प्रारंभ की गई है इस यूट्यूब चैनल पे। अब तक दोस्तों कुल 16 क्लासेस प्रैक्टिस सेट के हमने एनालिसिस करा दिया है। ये 17वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय समाज को समझने के लिए पुस्तक दृष्टि, बुक व्यू जिसे कहते हैं, और क्षेत्र दृष्टि, फील्ड व्यू की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। पुस्तक दृष्टि का मतलब ये होता है कि किताबों में लिखे गए जो विचार हैं उनके आधार पर भारतीय समाज को समझने को पुस्तक दृष्टि के नाम से जाना जाता है। फील्ड व्यू वह व्यू होता है जिसमें हम क्षेत्र में जाकर के अध्ययन करके समाज को समझने का प्रयास करते हैं। तो इन दो अवधारणाओं को किसने पहली बार अलग अलग प्रस्तुत किया था? विकल्प में है योगेंद्र सिंह, एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये। तो आप लोगों को बता दें कि पहली बार जो है बुक दृष्टि और क्षेत्र दृष्टि में अलग अलग जो अध्ययन करने की बात अलग किया था वो थे एम एन श्रीनिवास महोदय ने किया था। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर हम घुरिये की बात करेंगे तो घुरिये की दृष्टि जो थी वो पुस्तक दृष्टि थी। ये क्षेत्र दृष्टि पे काम कम किए हैं। इन्होंने पुस्तकों में लिखे गए के आधार पर जो है अधिकांश भारतीय समाज का विवरण प्रस्तुत किया है। योगेंद्र सिंह और एस सी दुबे की दृष्टि जो थी वो जो है फील्ड व्यू पे आधारित है। इन्होंने क्षेत्रीय कार्य करके ज्यादातर अध्ययन प्रस्तुत किए हैं या समाज को बतलाया है। अब ध्यान दीजिए, एम एन श्रीनिवास ने इस दोनों की दृष्टि में अंतर किया है। श्रीनिवास भारतीय समाजशास्त्री हैं, इनसे कई प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, यह श्रीनिवास जो है सबसे पहली चीज तो ये क्या है, संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। एक क्या है ये, संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। कई चीजें इनसे पूछी जाती हैं। श्रीनिवास ने जैसे रामपुरा गांव का अध्ययन किया है, रामपुरा गांव का अध्ययन करते हैं। और इनकी कई अवधारणाएं हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछी हुई है। जैसे इन्होंने प्रभु जात की अवधारणा दिया है, उसके बाद संस्कृतिकरण, उसके बाद पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण के बाद बात करेंगे तो आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण, यह सब अवधारणाएं जो है एम एन श्रीनिवास की हैं। इनकी पुस्तक की बात करेंगे तो इन्होंने लिखा है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्स इन साउथ इंडिया। यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिए, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग इन साउथ इंडिया इनकी पुस्तक है। और एक पुस्तक इनकी और है, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैरिज फैमिली इन इंडिया। यह सब पुस्तकें, एक इनकी पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। यह सब पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक पुस्तक इनकी और है, मैं उसके बारे में बता दूं, द रिमेंबर्ड विलेज करके इनकी पुस्तक है। थोड़ी सी छोटी सी कहानी टाइप का है इनका, कि ये जब क्षेत्र कार्य अध्ययन करने गए थे तो जिस जगह पे ये निवास करते थे वहां पे क्या होता है, आग लग जाती है और वो इनकी जिस सारी सामग्री जल जाती हैं। इन्होंने जो अध्ययन करके इकट्ठा किया था सारी सामग्रियां जल जाती हैं। तो इन्होंने, इनके पास एक डायरी होती थी, उसमें भी ये एक्टिविटी को लिखते रहते हैं।
उन एक्टिविटी के आधार पे जो कुछ याद आता गया तो उस पुस्तक में इन्होंने लिखा है, इसीलिए इसको द रिमेम्बर्ड विलेज, इनको जो गांव याद आ रहा है और डायरी के आधार पे इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, इसी के आधार पे इस पुस्तक का नाम द रिमेम्बर्ड विलेज रखा है इन्होंने। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, द रिमेम्बर्ड विलेज जो है एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है। समुदाय की परिभाषा दे रहे हैं, तथा जो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं। दो चीजें ध्यान रखिएगा, हम की भावना पाई जाती है और किसी विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? समुदाय को परिभाषा यह किस विद्वान द्वारा दी गई है? विकल्प में है लुंडवर्ग, आगबर्न एवं नीमकाफ, मैकाइवर, बोगार्डस। तो यह परिभाषा समुदाय को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, लेकिन यह परिभाषा जो है कि हम की भावना पाई जाती है और किसी विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं, ये दो विशेषताओं का उल्लेख जो है बोगार्डस महोदय ने किया है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग का प्रकार जीएस होमन्स द्वारा प्रस्तुत किया गया है? जीएस होमन्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, नहीं किया गया। मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पे प्रश्न दिया है नहीं किया गया है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में फंसाते हैं, किया गया है नहीं किया गया है, इस तरीके से नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो विकल्प में है स्वतः स्फूर्ति, समझौते पर आधारित, प्रत्यक्ष, निर्देशित। तो यह जो है सहयोग के प्रकार में जीएस होमन्स महोदय द्वारा समझौते पर आधारित प्रस्तुत नहीं किया है। बाकी उन्होंने स्वतः स्फूर्ति, अप्रत्यक्ष और निर्देशित की बात करते हैं, समझौते पर आधारित सहयोग की बात यह नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भयभीत होकर समाज के सदस्य जनरीति और रूढ़ियों का पालन करते हैं? किससे भयभीत होकर, किसका डर होता है कि व्यक्ति जो है जनरीतियों और रूढ़ियों का पालन करता है? इसमें विकल्प में है विश्वास, प्रतिमान, अभिमति या मूल्य। तो आप लोगों को बता दें, समाज की अभिमति उसमें प्राप्त होती है और समाज द्वारा दंडित किया जाता है कि यदि समाज के नियमों का, इन रीतियों और रूढ़ियों का पालन नहीं करेंगे तो समाज दंड भी दे सकता है। ऐसी अभिमति पाई जाती है इसमें। इस वजह से व्यक्ति क्या करता है? समाज की रीतियों और रूढ़ियों का पालन करता है। इस प्रकार सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांव पंचायतों को राम राज्य का आदर्श किसने माना है? ग्राम पंचायतों को राम राज्य का आदर्श किसने माना है? विकल्प में है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो पंचायतों को राम राज्य मानने वाले विद्वानों में है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन्होंने सबसे पहली बार पंचायती राज की कल्पना की थी और इन्होंने कहा था कि राम राज्य स्थापित करने के लिए पंचायतों का गठन किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं से प्रेरित होकर के संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 40 जो कि डीपीएसपी का भाग है। तो इसमें ही जो है पहली बार जो है पंचायती राज का उल्लेख किया गया है और इसी संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत पहली बार जो है 1959 ईस्वी में, सॉरी 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर में राजस्थान का एक जिला है जो नागौर जिला है। नागौर जिला में
एक स्थान पड़ता है डिडवाना। डिडवाना गांव में पहली बार जो है पंचायती राज का गठन किया गया था 1959 में। उसके बाद यह संवैधानिक दर्जा इसको नहीं प्राप्त था। 1973 सॉरी 93 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसके माध्यम से पंचायती राज को क्या दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में 40 में किया गया। 59 में जो है राजस्थान के नागौर जिले से उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके जो है शुरुआत किया था। उसके बाद 1993 में जो है 73वां संविधान संशोधन होता है, इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। यह त्रिस्तरीय होता है। इस 93 अनुच्छेद संशोधन के बाद जो है संविधान संशोधन के बाद ये त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय, यह 3 स्तरीय होता है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, ये 24 अप्रैल 1993 से ये लागू होता है। तो 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन लागू हुआ था 24 अप्रैल को। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है, प्रश्न पंचायती राज दिवस, चूंकि 24 अप्रैल को लागू हुआ था इसलिए इसे पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी संशोधन के द्वारा 33% आरक्षण की बात की गई थी, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। महिलाओं के लिए ध्यान रखिएगा, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे इसे 50% भी कर दिया गया है, जैसे बिहार है। और कुछ राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु है, जहां पे जो है 50% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जबकि यह 33% सीटें आरक्षित महिलाओं के लिए, यहां पे लिख लीजिएगा। तो इसी संशोधन के द्वारा दिया गया है। और एक चीज और पूछा जाता है, इस संशोधन के द्वारा कुल कितने 29 विषय जो है रखे गए हैं। इस संशोधन द्वारा इस पंचायती राज में ग्राम पंचायतों को कुल 19 विषय पे कानून बनाने का या नियम बनाने के लिए रखा गया है। तो यह है पंचायती राज। किसी दिन इस पे हम विशेष क्लास ले लेंगे आप लोगों का, पंचायती राज कैसे कैसे प्रारंभ होता है, कौन कौन सी समितियां बनी थी, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। क्योंकि जगह नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। खेल के मैदान में एक टीम के सदस्यों के बीच कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है? खेल के मैदान में एक टीम के सदस्यों के बीच कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है? संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, समायोजन, सहयोग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पे पूछा है एक टीम के सदस्य। तो एक टीम के सदस्य क्या करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं कि हम दूसरी टीम से क्या हो सके, विजय हो सके। तो एक टीम के जितने भी सदस्य हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से पूछता कि खेल के मैदान में दो टीमों के बीच में जो प्रतियोगिता होती है उसे क्या कहते हैं, तब वह हो जाता प्रतिस्पर्धा। दो टीमें आपस में जो प्रतियोगिता होती है तो वह क्या कहलाती है, प्रतिस्पर्धा, क्योंकि एक टीम के सदस्य दूसरी टीम से विजयी होना चाहते हैं। क्योंकि यहां पे दिया है एक ही टीम के सदस्य हैं, तो इसमें क्या होगा, एक टीम के सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं, प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, सहयोग की भावना होती है कि सामने वाली टीम को क्या है, हराना है।
तो इस प्रकार से सहयोग हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक टीम पूछा है कि दो टीमों के बीच पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर दो टीमों के बीच होगा तो प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, एक टीम के बीच पूछा हुआ है तो सहयोग होगा। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन नहीं है? संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन नहीं है? नहीं वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया करिए आप लोग। लुइस अल्थुजर, लेविस स्ट्रास, निकोलस पोलांजा, मैरिस गोल्डियर। आप लोग भी साथ साथ गेस करते रहिएगा दोस्तों। तो कौन नहीं है इसमें? लेविस स्ट्रास जो है संरचनावादी है, न कि संरचना मार्क्सवादी। ये क्या है? संरचनावादी हैं, लेकिन संरचना मार्क्सवादी नहीं है। तो यही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? संरचना मार्क्सवादी के अंतर्गत आते हैं। और लेवी स्ट्रास से भी बहुत से प्रश्न बनते हैं, जैसे ये इन्होंने अलायंस थ्योरी दिया हुआ है, गठबंधन सिद्धांत जिसको कहा जाता है। यह हिंदी में कम लिख के आता है, इंग्लिश में ही ज्यादा आता है, अलायंस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद मिथक की संरचना, नातेदारी अणु की बात करते हैं, टोटिज्म टूजे इनकी बुक है। तो इस तरीके से कई प्रश्न लेवी स्ट्रास से भी बनते हैं। अगला प्रश्न है, संघर्ष के दो स्वरूप, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष, यह वर्गीकरण किसने किया है? आंशिक और पूर्ण संघर्ष की चर्चा, वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? मैकाइवर एवं पेज, किंग्सले डेविस, कोबर या र्यूटर? र्यूटर एवं हार्ट। तो आप लोगों को बता दें कि आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष की बात जो है किंग्सले डेविस महोदय द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? वेस्टरमार्क विद्वान है, इन्होंने बहुपति विवाह समाज में क्यों पाया जाता है, या प्राचीन समाजों में बहुपति विवाह क्यों प्रचलित था, इसका महत्वपूर्ण कारक क्या है, इसको बताया है। तो विकल्प में है जातिगत परंपरा, लिंगानुपात में असमानता, धार्मिक कारण, जनजाति प्रथाएं। आप लोग भी साथ साथ अनुमान लगाते रहिए दोस्तों। तो आप लोगों को बता दें कि वेस्टरमार्क ने कहा कि लिंगा अनुपात जो है असमानता होती है, तब समाज में बहुपति विवाह का प्रचलन बढ़ा था। जैसे आप लोगों को बता दें, इन्होंने कहा कि पुरुष वर्ग जो होता था प्राचीन समाज में, युद्ध लड़ने का काम, शिकार करने का काम और तमाम तरीके की क्रियाएं करता था। तो पुरुषों के मरने की संभावना ज्यादा होती थी। जैसे युद्ध होते थे तो पुरुष युद्ध में लड़ाई करने गया है तो बहुत हजारों सैनिक मर जाते थे, तो उनकी पत्नियां जो है तो लिंगानुपात असमान हो जाता था। इसके लिए स्त्रियों के भरण पोषण के लिए क्या है, बहुपति विवाह का प्रचलन बढ़ा, ऐसा जो है वेस्टरमार्क द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, डेविड बिडनी है एक, डेविड बिडनी क्या है? एक दार्शनिक, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, पत्रकार, अर्थशास्त्री। जैसे ध्यान रखिएगा, ये समाजशास्त्र में पूछे हुए प्रश्न है, तो अधिकांश विद्वान इसको समाजशास्त्री लगा सकते हैं, किंतु यह गलत होगा, क्योंकि डेविड बिडनी जो है दार्शनिक मानवशास्त्री थे। इनके विचारधारा समाजशास्त्र से भी मिलती जुलती थी, इसलिए समाजशास्त्र में अध्ययन कर लिया जाता है, किंतु यह दार्शनिक मानवशास्त्री हैं। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यौन कर्मियों का अध्ययन जो है सहभागी अवलोकन पद्धति से किसने किया है? सहभागी विधि से यौन कर्मियों का अवलोकन किसके द्वारा किया गया है? विकल्प में है एवी सिकोरेल, टीटा सैंडर्स, WF वाइट, हावर्ड पार्कर। तो टीटा सैंडर्स महोदय ने
यौन कर्मियों का सहभागी अवलोकन किया था। सहभागी अवलोकन मतलब यौन कर्मियों के साथ में रह करके इन्होंने अवलोकन किया था। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप लोगों को बता दें, यह जो है सहभागी अवलोकन, ये एक तो यह है सहभागी अवलोकन, इसके साथ साथ कई और सहभागी अवलोकन है जो पूछा जाता है। जैसे सहभागी अवलोकन में विलियम व्हाइट द्वारा किया गया था एक सहभागी अवलोकन। विलियम व्हाइट जो है अमेरिका की झुग्गी झोपड़ियों का सहभागी अवलोकन करते हैं। और एक इनकी पुस्तक आई थी विलियम व्हाइट की सहभागी अवलोकन से, ये देखिए याद नहीं आ रहा है दोस्तों, किसी दिन वीडियो में आएगा तो आप लोगों को बता देंगे। विलियम व्हाइट की पुस्तक है। उसके बाद एक और विद्वान है, जैसे आप लोग मेलिनोव्स्की का नाम सुने होंगे, इन्होंने भी सहभागी अवलोकन किया था। मेलिनोव्स्की ने भी सहभागी अवलोकन किया। तो ये सब उदाहरण जो हैं, ये जो है अमेरिका की झुग्गी झोपड़ियों करते हैं, और मेलिनोव्स्की जो है जनजातियों के बीच सहभागी अवलोकन करते हैं। टीटा सैंडर्स की बात यहाँ पर उल्लेख ही है कि यह यौन कर्मियों के बीच में रह के सहभागी अवलोकन किए हैं। तो यह सब प्रश्न बनने वाले हैं, आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, एकात्मिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। एकात्मिक नाभिकीय परिवार की बात कौन करता है, यूजिन लिटबैक, कोलिन वेल, टी पार्सन, आईपी देसाई। तो एकात्मिक नाभिक परिवार की बात जो है टी पार्सन्स महोदय, टालकट पार्सन्स महोदय द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, मैच द कॉलम है। बहुत ही इजी है, अगर समाजशास्त्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ऐसे आसानी से कर लेंगे। ये देखिए सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विलंबना की बात सबसे पहली बार कौन किया था, तो आगबन एवं निमका महोदय ने किया है। तो ए का 4, ए का 4 देखेंगे तो एक ही विकल्प से सही हो जाए, क्योंकि ए का 4 में न इसमें है न इसमें है और न इस वाले पोर्शन में है। तो ऐसे ही हो जाएगा, एलिमिनेट कर दीजिए कि ए का 4 से एक ही मिल जाएगा। उसके बाद संस्कृति जो है पर्यावरण मानव निर्मित भाग है, यह हर्षको विट महोदय द्वारा किया गया है। तो 2 का 3, 2 का 3 हो जाएगा। संस्कृति के प्रकट एवं अप्रकट तत्वों की चर्चा कौन करता है, तो यह क्लूखोन महोदय द्वारा किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अधिव्यक्तिक अधिसावयवी की बात जो है कोबर महोदय करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 3 2 1, 4 3 2 1 जो है ए विकल्प में है। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां प्रश्न है, स्तरीकरण के विशेषाधिकार सम्मान तथा सत्ता, विशेषाधिकार सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। विकल्प में है कोसर, सी राइट मिल्स, राल्फ डेहरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स। तो आप लोग बताइएगा, जो विशेषाधिकार सम्मान तथा सत्ता की बात स्तरीकरण के संदर्भ में सी राइट मिल्स द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इधर सामने पुस्तकें दी हुई हैं, सामने जो है विद्वानों के नाम लिखे हुए हैं। तो पहला प्रश्न है गार्ड्स एंड मेन, गार्ड्स एंड मेन पुस्तक जो है जीएस घूरिये द्वारा लिखी गई है। तो ए का 2 से मिलान कर दीजिए आप लोग। तो ए का 2 लीजिए, एक ही से यह भी मैच हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए इसको। दूसरा है प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो यह जो है लॉबी महोदय की है, आर एच लॉबी की है। तो बी का 3 से मैच करा दीजिए।
मिथ एंड रियलिटी जो है डीडी कौशाम्बी की ही पुस्तक है, तो 3 का 1 हो जाएगा। विलेज इंडिया जो है मैककेम मेरियट की है, तो ये हो जाएगा डी का 4। इस प्रकार देखेंगे तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 जो है ए में है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, समग्रतावादी सिद्धांत का अभिप्राय है। बड़ा देखने में क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों। समग्रतावादी सिद्धांत का अभिप्राय है समाज के अंतर संबंधित अवयवों को सामंजस्य के रूप में देखा जाना, संबंधों की समग्रता, किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समग्र साहित्य, समाज को समग्र अथवा अंतर संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखा जाना। तो समाज को समग्र अथवा अंतः संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखा जाना ही क्या है, समग्रतावादी सिद्धांत है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह भी मैच द कॉलम है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पहला सामने किताबें लिखी हुई हैं, उसके सामने विद्वानों के नाम लिखे हुए हैं कि इस विद्वान की कौन सी पुस्तक है। तो यह तो एकदम आधुनिक समाजशास्त्री मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन जो है योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं। बी का 4 कहाँ कहाँ है, एक ही क्वेश्चन से मिल गया दोस्तों। डी का 4 इसमें भी नहीं है, बी का 4 इसमें भी नहीं है, और बी का 4 इसमें नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन से मिल जा रहा है किसमें, ये पीजीटी में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद ध्यान रखिएगा, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है यह आंदे बेती की पुस्तक है। उसके बाद बात करेंगे विलेज कास्ट एंड जेंडर जो है एम.एन. श्रीनिवास द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो सी का 1। और द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम की पुस्तक जो है के.एल. शर्मा की है। यह नई पुस्तक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 सी विकल्प में है, तो इस प्रकार से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, ऐसे अध्ययन जो समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है द्विकालिक, समसामयिक, स्थितिकाय, द्वंद्वात्मक। ऐसे अध्ययन जो समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है स्थितिकाय। इसमें समय निश्चित नहीं होता है, इसे कहा जाता है स्थितिकाय। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उपयोगी प्राकल्पना की विशिष्टता नहीं है। ध्यान देखिएगा, प्राकल्पना जिस हाइपोथेसिस की विशिष्टता नहीं है पूछा है, कौन सी हाइपोथेसिस की विशेषता नहीं है, यहां ध्यान रखिएगा। यह भी बराबर आप लोग ध्यान रखिएगा कि नहीं है। तो यह जो है विकल्प अस्पष्टता, जिसे क्लियरिटी कहते हैं, तो यह तो प्राकल्पना की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। यह प्राकल्पना में होनी चाहिए कि जो हमने परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाया है वह एकदम स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए। तो यह तो पाया जाता है। परिकल्पना क्या होनी चाहिए, अनुभव सिद्ध, जिसको हम क्या करें समाज में देखकर अनुभव करते हों, यह भी होना जरूरी है। यह दोनों विशेषताएं तो कंपलसरी होती हैं परिकल्पना के लिए। तीसरा है विशिष्टता। तो विशिष्टता जो है यह भी परिकल्पना में होनी चाहिए, यह विशिष्ट होनी चाहिए। तीसरी चीज बची लास्ट, तो समरूपता उपकल्पना की विशेषता नहीं है, समरूप नहीं होना चाहिए। समरूपता जो है उपकल्पना की विशेषता नहीं है। यदि आप लोगों को
सामाजिक शोध से प्रश्न जानने हो तो मैंने कुछ पुराने वीडियो अपलोड किए हैं, उसको आपको देख लीजिएगा। 4-5 वीडियो मैंने सामाजिक शोध से अपलोड किया है, जिसमें सामाजिक शोध से बनने वाले प्रश्नों को ही सिर्फ उसमें अंकित किया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्या है? संबंधों की ज्यामिति किससे अभिव्यक्त होती है? संबंधों की ज्यामिति किससे अभिव्यक्ति होती है? विकल्प में है सामाजिक व्यवस्था से, सामाजिक संरचना से, सामाजिक संस्थाओं से, सामाजिक भूमिकाओं से। तो संबंधों की ज्यामिति जो होती है सामाजिक व्यवस्था से क्या होती है? अभिव्यक्त की जाती है। समाज की जो सामाजिक व्यवस्था होती है उससे अभिव्यक्त होती है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। हम यह कोशिश करेंगे कि यूपी पीजीटी एग्जाम तक लगभग पीजीटी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दे जो अपनी पुराने परीक्षाएं हुई हैं। उसके साथ साथ संभावित प्रश्न जो होंगे कि यह बन सकते हैं यूपी पीजीटी में, तो उनको भी हम साथ साथ सॉल्व कराएंगे। तो यह हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।